रिलेटिव हो सकता है पार्टिकुलरली हस्बैंड फादर टाइप, खास तौर पे नहीं, हस्बैंड। आप कोशिश करें कि आपका फैमिली मेंबर ना हो। ओके ओके ठीक है, आप कोशिश करें कि फैमिली मेंबर ना हो और आप उसको जानते होंगे बहुत सारी चीजें, तो वो एक इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। मैम मेरा तो फैमिली मेंबर मैम है, लेकिन अगर उनको वही, थोड़ा-सा ये जैसे मैं प्रॉब्लम हस्बैंड की है, बात सो इस कर वजह रही से हूँ, मैंने उनको हस्बैंड चूज़ अगर किया है। वो साइकाइट्रिक को पहले मैम भी कजन दिखा हो चुकी है सकती है। बिफोर एक मैरिज, तब भी नहीं हम ले वन सकते। बाय वन आई कैन आंसर, अगर मुझे बात समझ आएगी तो। नहीं मैम, मैं वही मैम तो कजन बात हो कर, सकती है, कजन। हस्बैंड मेरे साइकाइट्रिक पेशेंट रहे हैं, तो क्या मैं उनको भी नहीं ले सकती बिफोर मैरिज? कुछ इस वजह से मतलब किसी भी सूरत में मैं हस्बैंड नहीं ले आपकी, सकती। मुझे सिर्फ इतनी समझ आई है बिफोर मैरिज, पता नहीं उसके बाद पहले कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा। बिफोर मैरिज वो साइकाइट्रिक पेशेंट रहे हैं, तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ क्या उनको किसी भी सूरत नहीं लिया जा सकता? देखिए, उसकी एक रीजन ये है कि मिस आप कि एक तो एक का कोई बॉन्ड है उनके साथ ना, आप उनकी बहुत सारी बातें जानती हैं, ठीक है। सेकेंडली जी ये कुछ बातें ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जो आपको नहीं पता होनी चाहिए मे बी, जी 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 जी, नहीं ठीक है। पता इसलिए तो हम होनी कभी चाहिए भी, मैडम। हाँ, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि जब आप क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं तो हम कभी करते हैं कि आपका फैमिली रिलेशंस होना चाहिए उनके साथ, ठीक है। तो दैट इज, हम ओके कुछ एथिकल इश्यूज की बेसिस पे इस तरह की चीजें रिकमेंड नहीं करते हैं हम। अगर मेरा कोई जी फैमिली जी, मेंबर है सम तो सॉर्ट ऑफ किसी और पर्सन के पास वर जाए। देयर। जी जी, कुछ चलिए जी, पर्सन आप ऐसे थे। आपकी बात ठीक है होगी, इस पे डिस्कशन मैम खत्म हो गई है। कजन हो सकते हैं, मैम कजन। मैम हाँ प्लीज़ जी, मुझे कजन हो एक सकता है, पूछना था। कजन हो सकता है। मैम मेरे ना फूफाज़ाद हैं, तो उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ही मैंने सोचा था, हो सकता है ये? आप बताएं, हो सकता है? ओके मैम, ठीक है। ठीक है ना, यस। चलें जी, अब हमने बात की, अब हमने एक और काइंड ऑफ एनालिसिस की बात करनी है, दैट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। उसको हम रिपोर्ट राइटिंग के एंड पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा लाइटर हो जाए। अभी हम ये देखेंगे, ये रिपोर्ट आपने सबमिट करानी है, दैट इज फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल रिपोर्ट, ठीक है। लोगों पीछे वालों को सब क्लियर है, ठीक है। चलें, बायोडाटा, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ऑब्वियसली आपको पता होगा, भाई बहन है। चिल्ड्रन, इन केस किसी ने मुझसे सवाल किया जी चिल्ड्रन कैसे करूं, वो अनमैरिड है तो मैंने कहा ऑब्वियसली फिर नहीं करने हैं। तो काइंडली इस तरह की चीजें ना पूछा करें। उन्होंने कहा जी फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा बेटे इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है कि अगर हैं तो दे दे, ठीक है। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। नहीं तो आपने जब ऊपर लिख दिया ना बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मैरिटल स्टेटस दिया यस और नो, तो सिंगल है तो मैं क्यों पूछूंगी, तो ऑब्वियसली नहीं। हाँ, मतलब दिस इज हमारा कल्चर नहीं है, मैं क्यों पूछूंगी कि आपके फिर भी बच्चे हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। आवाज ही नहीं आ रही। मैम ऐड ही नहीं है इस वक्त। ओके, अब क्या करें? इंतजार। नहीं, आई थिंक सो वो स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम हो रहा है ना। किसी ने जो असाइनमेंट फाइल आई है प्रैक्टिकल की, वो किसी ने पढ़ी है? जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम मैम, आ रही है। चलें, आप स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस मैम।
हाँ जी, थैंक यू। अच्छा जी, सोशियो इकोनॉमिक इनकम स्टेटस लिखने की बजाय आप उसकी, अगर वो जॉब करता है तो उसकी मंथली इनकम लिख सकते हैं, ठीक है? मैम मुझे शो नहीं हो रहा, अभी तो मेन काम है तो अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मुझे। तो बेटे आप ऐसा करें कि आप अपने पास एलएमएस से जाकर रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट डाउनलोड कर लें। दैट इज अ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, आप सब लोगों के पास पहले से होना चाहिए था। नहीं भी है तो लेसन में दिया गया है, आप लोग रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट डाउनलोड कर लें अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो। मैम आप फिर 1 मिनट बस देंगी, फौरन से कर देती हैं तो। मैम ये जो रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट है इसको सारा कंप्लीट करके आपको सबमिट करवाना है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे होगा, ठीक है? ओके मैम। पावर पॉइंट जी, क्या कह रहे थे अब आप? मैम मैं ये कह रही थी जो ये फॉर्मेट है इसको सारा कंप्लीट करवा के आपको सबमिट करवाना है। क्या कहीं अनाउंसमेंट में ऐसा ये मेंशन है कि हाफ ऑफ करानी है? यार आप सब लोग इस लेवल के स्टूडेंट हैं, 12 मैम मेरे साल पास पढ़ने तो के फॉर्मेट बाद आए शो हैं ही आप नहीं लोग। हो रहा। आप लोग जिसके पास फॉर्मेट नहीं है वो डाउनलोड और उसको अपने पास ओपन कर ले। ये रीजंस फॉर रेफरल पे आ जाएं, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा प्लीज। मैम कहाँ से लेना है प्लीज थोड़ा एक बार तो बता दें। मैम ये डाउनलोड फाइल्स में है ही नहीं। डाउनलोड में नहीं, ये लेसन लेसन नंबर में है, लेसन नंबर बताएं। 50 है, लेसन नंबर 50। लेसन नंबर 55 है। 49 50 51 होगा, 55 कैसे होगा? 51 में, 51 में है, 51 में 51 में। 49, 50 और 51 तीनों खोल लें, जिसमें से मिलता है निकाल लें। चलें जी, अब आप लोग अपने पास इसको ढूंढते जाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन अपने पास लिख लें, हम एंड पे बात करेंगे अब, ठीक है? प्लीज अब नो मोर क्वेश्चंस। रीजंस फॉर रेफरल क्या है? अगर आप लोग किसी क्लाइंट को किसी हॉस्पिटल से जाकर लेते हैं तो फिर हम इसका रीजन फॉर रेफरल लिखेंगे कि क्लाइंट वहां पर क्यों आया था, ठीक है? द क्लाइंट वाज रेफर्ड टू ट्रेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिकॉज लास्ट महीने, एक दिन पहले, लास्ट मंथ कोई आउटबर्स्ट आया था, एंगर से डिप्रेसिव एपिसोड आई थी, जो भी था वो आप लिख देंगे। अगर आप में से कोई भी किसी हॉस्पिटल सेटिंग में इसको मेरे से लेटर की ज़रूरत है तो वो ले सकता है, लेकिन उसको जल्दी से जल्द करें क्योंकि आपके सबमिशन वो मैं नहीं देती। आप लोग लेटर के लिए मुझे एक ईमेल करेंगे, मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगी, आप वो फिल करेंगे और उसके बाद अब मेरे पास आएगा तो फिर उसको मैं आपको एक दिन के अंदर, क्योंकि किसी और डिपार्टमेंट कोई और जो है वो लेटर इशू करता है। जवाब मैं दे देती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये क्या है आप लोगों से कि आप वो ना क्या करें, क्योंकि अभी जो मेरे पास अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन लेटर एंड पे जब मुझे आपसे खुद बात करनी है वो मैं नहीं कर सकती, इसलिए। ठीक है जी, रीजन फॉर रेफरल उनके लिए जरूरी है जो जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने राउंडिंग से लिया है, वो कह सकते हैं कि उनको माइल्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज था, बस खत्म। नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इन क्लाइंट्स वर्बैटम। क्लाइंट्स वर्बैटम मतलब क्लाइंट्स ने जो स्टेटमेंट आपको बताई है, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे रोना आता है, आप उससे पूछेंगे कंप्लेंट्स कितनी देर से आपको ऐसा है, आपने अपनी सराउंडिंग्स में किसी को लेना है। मेरे पास से बैठा हुआ सामने, मैं इसको कहती हूँ जी क्या आपको क्या मसला, कहते हैं जी मेरा दिल नहीं लगता किसी काम में, कब से नहीं लगता। आपने ड्यूरेशन को वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में बताना है। 4 साल हो गए मेरी तबीयत ऐसी रहती है, खराब भी रहती है, सोमैटिक सिम्टम्स के लोग मुझे कहते हैं हमेशा से बीमार हैं, मतलब कब से याद दिए पता नहीं, अब तो जब से याद है बीमार ही है। ठीक है, तो आपने कंप्लेंट्स लिखनी है, कंप्लेंट ड्यूरेशन भी देनी है। आपने क्लाइंट के वर्बैटम को वैसे ही लिखना है, वो उर्दू में कहे तो उर्दू में, वो पंजाबी में कहे तो पंजाबी में, वो इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ये भी उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफाई करती है जो लोग जा रहे हैं लेने के लिए। आपने यहाँ पर उसको बताना है कि अब आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वजह थी आने की। अच्छा, वो क्या आप इससे पहले भी आए हैं? अगर मैं आपके पास एज ए क्लाइंट आती हूँ और आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई हैं, और मैं कहती हूँ कि मेरा आजकल बहुत लो फील कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छे, हाँ एंजाइटी से, तो आप मुझे पूछेंगे कितनी देर से आ रहा है, मैं कहूँगी जी 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले कभी ऐसा हुआ था? मैं कहूँगी लास्ट 2 साल पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, तो हम यूजुअली ट्रेन ऑफ थॉट्स जज करते हैं, 2 साल पहले क्या हुआ था कि आपको एंजाइटी हुई थी। मैंने कहा जी मे बी मेरा कोई फेलियर था तब ऐसा हुआ था। अच्छा, अब क्या हुआ है आपको एंजाइटी हुई है? तो आपने थोड़ी सी क्लाइंट की हिस्ट्री बतानी है कि उसको क्या इशू चल रहा है,
कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, उसकी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में 1 पैराग्राफ में देनी है, ताकि जब आप क्लाइंट, ये इन्फॉर्मेशन पूछना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप क्लाइंट के फॉर्म की स्टेटमेंट्स को जज कर रहे हैं तो आप बता सकें कि वो किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को शो कर सकता है. देन दैट इज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फादर अलाइव, डेड, एजुकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन फादर की है. फादर इन केस ऑफ डेथ आप बता सकते हैं कॉज ऑफ डेथ. कॉज ऑफ डेथ लिखने का मकसद ये है कि मे बी सम टाइम कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो, आपकी कॉज ऑफ डेथ में कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, मे बी कोई किसी ने मार दिया हो, मर्डर हो गया हो, तो दैट कुड बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जिसको आप यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया हो, तो हो सकता है आगे की रिफ्लेक्शन नजर आए. ठीक है, इसलिए हम कॉज ऑफ डेथ भी पूछते हैं. उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी थी, उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं था, मे बी जेनेटिक्स में कुछ डिजीजेज रन करती हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन आ जाएगी. ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद क्लाइंट, बाप के साथ, आपके फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, आपके साथ अच्छे थे, आप बताएंगे जी हाँ जी अच्छे थे, मे भी नहीं अच्छे थे, बस ठीक थे, सो थे. ठीक है, रिलेशनशिप वाइफ इफ स्टैंड वाइफ कौन है, अब उनकी मदर के साथ कैसे रहे. रिलेशनशिप विद वाइफ का मतलब है कि हस्बैंड हम दोनों के पूछ रहे हैं कि अम्मी अबू के आपस में रिलेशनशिप कैसे थे. ठीक है, मदर अगेन द सेम इंफॉर्मेशन इज वही सारी, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, सेम सब कुछ. सिबलिंग्स कितने बहन भाई हैं, बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, आपका कौन सा ऑर्डर है, बड़े हैं छोटे हैं. ठीक है, आपके उनके साथ किस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, अगर वहां पर कोई स्ट्रेन है, कोई इशू है तो क्यों है. ओवरऑल फैमिली हिस्ट्री, वो कहेंगे सब अच्छा है तो ठीक है फाइन. मैरिटल हिस्ट्री, इट इज एप्लीकेबल इफ यू आर मैरिड, बस. चिल्ड्रन भी उसी सूरत में है कि आप मैरिड हैं. ऑक्यूपेशन से याद आया, स्टूडेंट लास्ट टाइम से पूछा कि मिस स्टूडेंट है तो ऑक्यूपेशन हिस्ट्री क्या लिखूं, तो मैंने इसको कहा कि जब वो जॉब नहीं करता तो ऑब्वियसली उसकी कोई ऑक्यूपेशन हिस्ट्री नहीं होगी. हर बात एप्लीकेबल है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने टेस्ट कैसे एडमिनिस्टर किया, मैं गई, मैंने वहां जाके क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने 20 मिनट्स के अंदर स्टेटमेंट फिल करके मुझे वापस कर दी, दैट्स इट. ठीक है, आपकी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, मैंने क्लाइंट के पास गई, मैं बैठी, मैंने देखा जी क्लाइंट फॉर्म तो फिल कर रहा था लेकिन टांग बहुत जो की मूवमेंट्स थी, करी जा रहा था. ठीक है, जो ऐसी फिजिकल स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है, आपने नोट डाउन कर लेनी. स्टूडेंट्स हैव टू मेंशन इंस्ट्रक्शन अंडर दिस हेडिंग. आप ना लिखें इसको, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ये रिपोर्ट का बस आपने क्या उसको दिया, ये बताने 20 मिनट्स के लिए दे दी, कोई जरूरी नहीं है. बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट. क्लाइंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट थ्रू आउट द मीटिंग किया ही नहीं. ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई बिहेवियर इंपॉर्टेंट चीज है तो आपने वो यहाँ पर लिख देनी है. नेक्स्ट इज जी, अपेरेंट्स में आपको जो नजर आ रही हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज थे, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट मेंटेन किया, मूड कैसा था, लो था, इमोशंस, पॉजेस बात करते हुए कैसे थे. ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेवेरिटी पे है. नॉर्मल इंडिविजुअल में ये हो सकता है कि कोई मे बी टिकलिंग हो सकती है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, इररेलेवेंट था, या बस ठीक है जल्दी जल्दी लोगों ने आपको फिल करके दे दिया, बस इस तरह से. लेकिन ये चीजें नजर आती हैं जब क्लाइंट को इशू होता है ज्यादातर. अगर आप किसी अपने फ्रेंड के पास आते हैं, किसी दोस्त के पास आते हैं, तो वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है आपको. फिर आपने यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस देना है. अब यहाँ पर टेबल खुद बना हुआ है, P1 की कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2 की कितनी है, 3 की कितनी है, C1, C2, 3 की कितनी है, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये सारा कितनी कितनी आएंगी, स्कोरिंग का प्रोसीजर सब कुछ बना हुआ है फॉर्मेट के अंदर. ठीक है ना, आपने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट इन करनी है, टोटल रिस्पॉन्स देना है. हाँ, बता देना 5 से, मतलब उसको हम नंबर नहीं देते, लेकिन अगर यहाँ पर 20 से ज्यादा है तो मतलब है खत्म. अगर यहाँ पर 10 से कम है तो मैं फर्ज करो, लेट्स सपोज मैं गिनना शुरू कर देती हूँ कि C1 में आपने लिखी हुई सबके आगे स्टेटमेंट करके स्टेटमेंट ही कम हो रही है, तो मुझे पता होगा कि ओमिशन स्टेटमेंट 2 थी, तो इस वजह से वो उनके ऊपर नंबर पूरे नहीं हो रहे हैं. लेट्स कुछ भी नहीं करते, बस आपने बताना है कि 2 ओमिशन स्टेटमेंट्स थी. उसका मकसद ये है कि जब मैं रिपोर्ट चेक करूं और मैं देखूंगी क्लाइंट से आप लोगों ने 40 चीजें रिस्पॉन्स की है, 50 स्टेटमेंट्स, आपने पता कि ऊपर C1 C2 सब में कर दिया 38, मैं तो 2 कहां गए, मे बी आपने, और नीचे आपने ओमिशन में मुझे नहीं बताया, तो मैंने कहा मे बी आपने मिस कर दी. तो ओमिशन का मतलब ये है कि एक अंदाजा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी आप मुझे आते हैं, ओमिशन इस ब्लॉकेज को भी शो करता है, क्लाइंट ने किस स्टेटमेंट को ओमिट किया है. ठीक है, अगर क्लाइंट इस स्टेटमेंट को ओमिट कर दे बचपन में,
दैट इज इंडिकेशन कि चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा होगा जिसको वो शायद बताना भी नहीं चाह रहा या सोचना भी नहीं चाह रहा। ठीक है, तो मैं किस स्टेटमेंट को मैम काइंडली एक्सप्लेन ओमिशन रिस्पॉन्सेज। ओमिशन रिस्पॉन्सेज ब्लॉकेज को शो करते हैं क्लाइंट की समटाइम्स, यानी क्लाइंट कहाँ पर ब्लॉक कर गया है, क्लाइंट ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इवेंट है जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाह रहा, तो एटलीस्ट हम ओमिशन स्टेटमेंट को स्कोर, लेकिन यहाँ मेंशन जरूर करेंगे कि कितनी थी, और क्वालिटेटिव जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी थी। ठीक है, यहाँ पर टोटल स्कोर आ गया आपका बस 135 से बिलो इट मींस वेल एडजस्टेड, above than 135 is maladjusted. Then there is a qualitative analysis. अब मैंने इसको देख लिया जो मेरे पास था, बस 5 तरह की चीजें हैं जो हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में। फेमिलियल एटीट्यूड कैसे हैं, सोशल, सेक्सुअल, जनरल, कैरेक्टर ट्रेट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपने देखना है कि ये जिस आपने फॉर्म को पढ़ना है कोई 8 से 10 दफा। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि क्लाइंट के फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। जैसे इन्होंने अभी स्टेटमेंट में किसी में कहा था कि अच्छा वक्त वो होता है जब मेरे पेरेंट्स मुस्कुराते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट थी मार्क्स के रेफरेंस से। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फैमिली कैटेगरी, क्लाइंट के अच्छे रिलेशनशिप हैं विद फैमिली के साथ, ही और शी हैज एम्पैथेटिक और टुवर्ड्स हैज अ गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, जैसे कि लाइक मेंशन इन स्टेटमेंट नंबर 1, 4, 5, और आप आगे कोट कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को। ठीक है, ताकि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो मुझे पता चले कि आप हर किसी का फॉर्म तो नहीं देखूंगी, लेकिन मैं पढ़ूं तो मुझे अंदाजा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक सेकेंड प्लीज। जी ठीक हो गया। आपने जितनी आप जब स्टेटमेंट को लिसन प्लीज, स्टेटमेंट्स को जब आप 40 स्टेटमेंट्स को 10 दफा पढ़ेंगे ना तो अंदाजा हो जाएगा कि फैमिली में कौन कौन सी आएंगी, सोशल में कौन सी आएंगी, सेक्सुअल एटीट्यूड्स में क्या कुछ आएगा, जनरल एटीट्यूड में क्या कुछ आएगा, और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं अगर तो आपने बता देनी है। जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट के अंदर कुछ ना कुछ हो, नहीं होता तो हम नहीं लिखेंगे। कुछ भी हो सकता है, आपकी रिफ्लेक्शन कैसे है। इफ यू आर मैरिड, उसमें आप कोई स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसमें आपकी कोई भी रिलेशनशिप किस तरह से नजर आते हैं, मे बी किसी तरह से कोई अब कोई स्टेटमेंट ऐसी हो, जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट 6 में सोने के वक्त व्हाटएवर द काइंड थिंग्स ऑफ, मे बी इसको किस तरह से कंप्लीट करता है। ठीक है, लोगों को किस तरह से आप कंप्लीट करते हैं। मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राजदारी से एक स्टेटमेंट है 36, आई डोंट नो, ज्यादातर खवातीन क्या करते हैं, आप क्या स्टेटमेंट फिल करते हैं, इस पे आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअल टेंडेंसीज ही और शी हैज। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर हमने सोशल एटीट्यूड्स के, दिस कैटेगरी फोकसेस ऑन द सोशल एटीट्यूड्स ऑफ द क्लाइंट। दोस्त, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपसे सेक्सुअल से रेलेवेंट शादी भी किसी ने दी, शादी की भी एक स्टेटमेंट है नेक्स्ट पेज पे, सिर्फ लिखा हुआ है शादी, तो बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, दूसरे लोग अच्छे होते हैं, दैट इज अ सोशल स्टेटमेंट रेलिवेंट। इस तरह आपने स्टेटमेंट्स को पहले कोई 8-10 दफा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ लाइक कर रही है। ठीक है, हम मेरे एक टीचर होते थे, वो हमेशा कहते थे कि स्टेटमेंट्स को, एनालिसिस को इतनी दफा पढ़ेंगे वो खुद से बोलना शुरू हो जाए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बार बार पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि क्लाइंट क्या सोच रहा था, उसने मे बी इस पर्सपेक्टिव से सोचा हो, मे बी इस पर्सपेक्टिव से सोचा हो। ये चीजें आ गई। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल एटीट्यूड्स हो गए, हमारे जनरल एटीट्यूड्स के कुछ स्टेटमेंट्स उसमें बताएं कि ये मैं खुद पसंद हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स में भी बताएं मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, मुझे नफरत है लोगों से, व्हाटएवर, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हसास हूँ, तो मे बी कुछ मेरी ट्रेड रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कुछ मेरे जनरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सोसाइटी, लोग